हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फ्रॉम चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12 फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम करीब 13 ग्राफ करेंगे। आप इस वीडियो को हल्के में ले सकते हो, लेकिन लेना मत। हाँ, बिकॉज इस वीडियो में जो ग्राफ आपको कवर कराए जा रहे हैं ना, ये आपके इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। जो भी ग्राफ आपके प्रीवियस ईयर्स में अभी तक पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन ग्राफ को आज हमने इस वीडियो के अंदर समेट दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की बात है, 30 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप इस चैप्टर के सभी ग्राफ से टेंशन फ्री हो जाओगे। ये ग्राफ आपके टर्म 1 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपके जेई और नीट अगर आप इस साल दे रहे हो तो फिर ये आपको यहां भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और पूरी ईमानदारी के साथ देखें, बिकॉज एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आप इस चैप्टर के ग्राफ से मुक्त हो जाओगे और टेंशन फ्री। इसके बाद कुछ और भी नहीं करोगे ना अपने बोर्ड के लिए, तब भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देखें और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ग्राफ के जो बेसिक रूल्स हैं एक बार हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, ग्राफ को जब भी आप प्लॉट करेंगे तो दो एक्सिस में प्लॉट करने वाले हैं। जब y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, चाहे वो वोल्टेज और करंट हो, फोर्स और टाइम हो, कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ आपका लीनियर बनने वाला है। ठीक है, जब y एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अपवर्ड कर्व बनेगा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह कर्व बनने वाला है, जब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा तो ऐसा कर्व बनेगा। और ये कर्व कब बनता है? जब आप इसको और ज्यादा डीप कर दें। ठीक है, अगर ये क्यूब को फॉलो करेगा ना, ऐसे इनवर्स ऑफ क्यूब, तो फिर इसी कर्व को हम और ज्यादा डीप बना देंगे तो आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा इनवर्स क्यूब के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस ग्राफ को और ज्यादा डीप और गहरा करते चले जाएं तो आपको जो कर्व है वो मिलता चला जाएगा। यहां पर एक और चीज समझना, जैसे कि y जब एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अपवर्ड कर्व मिलेगा, लेकिन जब y स्क्वायर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको इस तरह से डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बिकॉज देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की कंडीशन होती है ना। तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये पैराबोला की कंडीशन है और ये डाउनवर्ड कर्व आपको यहां पे देखने को मिलता है। इस पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमें आज की इस वीडियो में एक वेलोसिटी और वोल्टेज के बीच में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान देना है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक और ग्राफ है जिसका सबसे ज्यादा यूज है, दैट इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। हाँ, तो जैसे कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये वाला कर्व आपको बनाना पड़ेगा। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो भाई पहले क्वेश्चन में मतलब पहले ग्राफ में आपको प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस स्मॉल r। तो पॉइंट चार्ज की हम बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनना ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, दैट इज योर v इज इक्वल टू q बाय r। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मतलब ये यहां पर ये वाला कर्व आपका बनने वाला है। नाउ, तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे यहां पर एक्सिस, तो यहां पर हो गया v और ये हो गया आपका r। यहां पर आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशन है, तो फिर कर्व आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है। सो 1 अपॉन r ये कर्व हो गया। नाउ अभी हम पहुंचेंगे सेकंड की ओर, सेकंड ग्राफ पे। तो भाई ये मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कैटेगरी में रखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है आज का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में फॉर चार्ज्ड शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब भी हम बात करते हैं ना चार्ज्ड शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, तो फिर जो चार्ज होता है वो कहां आता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस पे। इंटीरियर में तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो आपने कहा सर इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है चार्ज शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, बोला जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? आंसर इज नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ना एक कंडक्टिंग स्फीयर केस में, तो देखो जरा, इसके पास चार्ज है, तो याद रखिए हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान के चलिए अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं इस पॉइंट पर हूं और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है आपका जो है 50 वोल्ट।
ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं यहां पहुंचा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बढ़ेगा 100 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल और बढ़ गया बिकॉज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हूं, यहां पे पोटेंशियल और बढ़ गया 200 वोल्ट बिकॉज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। यहां पर आ गया सरफेस पे तो पोटेंशियल हो गया 250 वोल्ट बिकॉज मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, है ना, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे और ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं यहां पर पहुंच गया तो मुझे और ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि इसके अंदर पोटेंशियल जीरो है? नहीं, इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। कैसा है? पोटेंशियल कांस्टेंट, बिकॉज यहां तक का पोटेंशियल 250 वोल्ट हो गया, तो यहां से सडनली जीरो नहीं हो जाएगा, मुझे और ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट कांस्टेंट। तो बस आपको यही बात समझनी है कि एक स्फीयर के केस में, चार्ज स्फीयर केस में, इसके अंदर का जो पोटेंशियल है कंडक्टर के केस में, ये कैसा रहता है? हर एक पॉइंट पर सेम। ठीक है, यहां पर 250 वोल्ट है तो यहां पर भी 250 वोल्ट होगा और हर पॉइंट पर 250 वोल्ट, जब तक कि हम इसकी सरफेस पे ना पहुंच जाए। सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जैसे आप देख रहे हो ना, यहां पे आगे बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे हिसाब से आपको तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ तो यहां पर क्या करना है अपन को कि सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने वाला हूं V और R के लिए। तो देखो, जब तक मैं कहां तक नहीं पहुंचा था? सरफेस तक। कहां तक नहीं पहुंचता? सरफेस तक। तो पोटेंशियल रहता है सेम और उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो जो ग्राफ बनेगा मेरा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हो गया V और ये हो गया R। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो सरफेस पे मैक्सिमम। याद रखिए कि जो भी इंटीरियर में पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल कहां पर होता है? सरफेस पर। और सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखिए सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम, और जब तक हम रेडियस तक नहीं पहुंच जाते, है ना, सरफेस तक नहीं पहुंचे, सरफेस तक डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस होती है R0 के बराबर, तब तक पोटेंशियल ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा, बिकॉज हमें पता है ना कि एक जो स्फेरिकल शेल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है आउटसाइड, तो फिर यहां पर पॉइंट चार्ज वाले केस में ये फॉलो होता है। समझ गए? तो यहां पर आप चेक करो जरा कौन सा ग्राफ बनने वाला है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और थर्ड ग्राफ की ओर हम आएंगे। देखिए थर्ड वाले ग्राफ में सेम नहीं है, ये अलग अलग है। देखो जरा, अलग अलग है। कैसे? ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, पूरी तरह से, मतलब अंदर भी इसके चार्ज है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग की तरह पूछ लिया जाएगा तो आप बिल्कुल झट से समझ जाओगे, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर दे दे तब भी इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से चार्ज्ड स्फीयर की बात कर रहा है, इसके इंटीरियर में चार्ज है। तो याद रखिए, जब भी कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर होता है तो आपको समझना है कि जो भी पोटेंशियल है वो सरफेस पर होता है। सरफेस पर जो भी पोटेंशियल हुआ से के क्यू अपॉन आर। ठीक है, याद रखिए सरफेस पर पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन आर। तो याद रखिए जब भी हम इसके सेंटर पे आएंगे, कहां पर आएंगे? सेंटर पे। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर केस में सेंटर पे आएंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.5 गुना ऑफ सरफेस। ठीक है, मतलब 3/2 के क्यू अपॉन आर। और उसके बाद जैसे आप बाहर जाते हो तो बाहर तो पोटेंशियल इनवर्स वाले लॉ को फॉलो करता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, देख रहे हो? ये देखो, यहां पे देख रहे हो, ये सरफेस पर है के क्यू अपॉन आर और यहां पर हो गया 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सरफेस पर पोटेंशियल कुछ भी अगर है, से सरफेस पर पोटेंशियल इतना है, तो इसके सेंटर पे कितना होगा जरा बताओ? सेंटर पे हो जाएगा आपका 1.5 गुना, मतलब 3/2 ऑफ के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये यहां से ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा और उसके बाद ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए, समझ रहे हो, यहां से ये डिक्रीज होगा और उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए ग्राफ आपका ये आउटसाइड द सरफेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या है? ये सरफेस है, ठीक, और उसके बाद ये क्या है? ये आउटसाइड द सरफेस है और ये इनसाइड द सरफेस है। तो ये बन गया आपका ये देख रहे हो, ये था आपका चार्ज शेल के लिए, कंडक्टिंग शेल के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो ग्राफ आपका बन जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ ग्राफ की ओर। से कहा जा रहा है कि हाउ चार्ज वेरीज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। तो यहां पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन आपसे पूछ रहा है। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो तो चार्ज किस तरह से वेरी करेगा। देखिए आप इतना तो जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ, ये समझते हो, Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर जो ग्राफ बनने वाला है ये आपका एकदम लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है। वैसे भी आप जानते हो कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो चार्ज की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए बढ़ने ही वाली है। ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे और फिफ्थ ग्राफ में आपसे कहा जा रहा है हाउ डज कैपेसिटेंस वेरी विद चार्ज। देखिए कैपेसिटेंस किस तरह से वेरी करती है। तो अगर मैंने कहा कि भाई ये हो गया आपके पास चार्ज, ठीक है, और ये हो गया कैपेसिटेंस, तो याद रखिए कैपेसिटेंस जो है कांस्टेंट रहती है। कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। आप चार्ज को बढ़ाएं कम करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मान के चलिए एक बाल्टी की कैपेसिटी है 5 लीटर, ठीक है, तो भले ये बाल्टी अभी खाली हो या पूरी भरी हो या पूरी ही खाली हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। ये इस पे डिपेंड तो नहीं करती ना कि हमारे पास पानी कितना है। ठीक इसी तरह से जो कैपेसिटेंस होती है, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं या किसी भी कैपेसिटर की, तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है ना। चार्ज आप देंगे तो आप उसमें कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं फिक्स होता है ना। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ कैसे मिलने वाला है? एकदम आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना, कांस्टेंट ग्राफ आपको मिलेगा। नाउ 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में एक बार पूछा भी गया है और आने के चांसेस अब तो बने ही रहेंगे। देखिए आपसे कहा जा रहा है द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर A एंड B वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज Q स्टोर्ड ऑन देम। देखिए A और B दो कैपेसिटर हैं। अब ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इंक्रीज इन चार्ज ऑन देम। हाँ, तो आपको बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस। हाँ, इस ग्राफ को देख के बताओ कौन से कैपेसिटर के पास ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। तो आप ये देखो, आपको बताना है कैपेसिटेंस और गिवन क्या है? गिवन है आपके पास वोल्टेज और चार्ज। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V फॉर कांस्टेंट चार्ज। नाउ तो आप यहां पे देखो, मान के चलो आपने कोई भी पॉइंट मार्क कर लिया, तो अगर आप इसको देखें इस वाले पॉइंट को, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर अगर मैं दोनों कैपेसिटर को देखता हूं तो इस पॉइंट पर दोनों कैपेसिटर के पास चार्ज बराबर है। चार्ज बराबर है, लेकिन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? पोटेंशियल B का ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने इसको पकड़ लिया, अगर मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है? पोटेंशियल है B का ज्यादा। किसका ज्यादा है? B का पोटेंशियल ज्यादा है एक फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए। और किसका पोटेंशियल कम है? A का, इस पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू के लिए। तो कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा? कैपेसिटेंस A की ज्यादा। और कैपेसिटेंस किसकी कम? कैपेसिटेंस B की कम। बिकॉज हम जानते हैं कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर A की पोटेंशियल क्या है, मतलब A की कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस एक बार आपको इसको अच्छे समझना है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो ग्राफ है वो चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए बनाया जा रहा है। ये जो ग्राफ है ये दो कैपेसिटर C1 और C2 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो दोनों कैपेसिटर इनकी सेम प्लेट सेपरेशन है, मतलब दोनों की प्लेट के बीच में सेपरेशन जो D है वो सेम है और मीडियम भी सेम है। कहानी क्या, तो सेम मीडियम हम कंसीडर करेंगे। बट जो प्लेट C2 है, इस C2 का जो एरिया है ये ज्यादा है और C1 का एरिया कम है। मतलब सब कुछ सेम है, बस एरिया पर बात अटक गई। तो पूछ रहा है कि इन दोनों लाइन में से C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और C2 कौन। देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आने के चांसेस तो बिल्कुल बनते हैं। नाउ तो अभी आप ये देखिए इसमें कि C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो चेक करते हैं एक बार। C2 का एरिया ज्यादा और C1 का एरिया कम। तो यहां पर C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है एरिया पे, तो जिसका एरिया ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। हाँ, तो C2 का एरिया ज्यादा है तो C2 की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो आप इन दोनों लाइन में से पहचानो कि एरिया मतलब कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है। तो चेक करते हैं। तो देखो आपने कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, जैसे कि ये वाला पॉइंट पकड़ लिया,
तो आप ये चेक करो कि कैपेसिटेंस आप इतना जानते हो ना कि वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप चेक कर लो कि इतने वोल्टेज पर इसके पास कम चार्ज है और इसके पास ज्यादा चार्ज। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि 2 वोल्ट में इसके पास कम ही चार्ज आया और इसके पास ज्यादा चार्ज आ गया उतने ही वोल्ट में। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि इसने ज्यादा चार्ज कम वोल्टेज पर रख लिया और इसने कम चार्ज ज्यादा वोल्ट पे रखा। समझे? या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि बराबर वोल्टेज पे, देखो ये लाइन बी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, बराबर वोल्टेज पे इस बी के पास चार्ज कम है जबकि इस ए के पास चार्ज ज्यादा है, तो ए की कैपेसिटेंस ज्यादा, तो ज्यादा वाला कैपेसिटर कौन सा है? C2, और कम वाला कौन सा है? C1। तो जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है C2 को और जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है C1 को। अच्छे से इसको समझना है, ठीक है ना। चलिए, 2 बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको ग्राफ मिल रहा है, इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। देखिए यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस x फॉर गिवन चार्ज। हाँ, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड मैक्सिमम, ये आपको बताना है इन पॉइंट्स में। तो 4 ऑप्शन आपको कोई भी दे दिए जाएंगे और आपसे जो है पूछ लिया जाएगा। तो आपको किस तरह से जो है बताना है, सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि ये क्या है V और ये क्या है x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा? तो हमें पता है ना, E इज इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dx। तो ये जो dV अपॉन dx है, इससे मिलता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि dV अपॉन dx क्या है? स्लोप है ना। तो ये माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव स्लोप है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का। जहां पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बट यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हम चेंजेस देखने वाले हैं ना। तो देखिए जरा, तो अगर मैं कहूंगा पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो यहां पर चेक करो, यहां पर स्लोप है क्या? नहीं, यहां पर तो कोई स्लोप है ही नहीं। तो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। अब हम चेक करेंगे बी पॉइंट पर। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चेक करनी है वहां पर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा, तो स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये देखो। तो यहां पर जो स्लोप है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री ज्यादा। तो दैट मीन ये स्लोप आपका कैसा है? ये स्लोप है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई E इज इक्वल टू, ये जो स्लोप आ रहा है वो आपका कैसा आ रहा है? माइनस dV अपॉन dx की वैल्यू कैसी आ रही है? मतलब स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो माइनस तो फॉर्मूले का और स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी यहां पर? इस पॉइंट पर पॉजिटिव शो कर रहा है। अब अगर मैं कहां पर चेक करता हूं? C पर। तो C पर अगर मैं स्लोप चेक करूंगा तो फिर कैसे मिलेगा मुझे? C पर देखो, तो C पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। C पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं टच करती हुई लाइन। तो यहां पर 90 डिग्री छोटा जा रहा है और 90 डिग्री से छोटे का मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप। तो यहां पर आप देखो E इज इक्वल टू नेगेटिव तो फॉर्मूले का है और स्लोप कैसा? स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेगेटिव। तो बी पॉइंट पर कैसा मिला? पॉजिटिव। और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिली? नेगेटिव। तो अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम कहां होगा? मैक्सिमम होगा आपका बी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर पॉजिटिव है और मान के चलो +2 और -2 है, तो भाई पॉजिटिव वाली ही तो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई स्लोप की आपको नॉलेज होना यहां पर जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर क्या दिया जा रहा है आपको कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो यहीं से की थी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, आपने मान के चलिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सेलरेट करेगा, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या कहीं एनर्जी आएगी। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसकी वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, ठीक है नाउ। तो आप चेक करें कि भाई इसको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसने किया होगा कुछ वर्क। हाँ नाउ, तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv², ठीक है। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। तो ½ mv² इज इक्वल टू V इंटू इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज होगा E। और आप देख रहे हो कि यहां पर ये कांस्टेंट है और यहां पर ये कांस्टेंट है। तो V² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V,
ठीक है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने ग्राफ कंसीडर किया था उसमें हमने यही बात आपको बताई थी कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये पैराबोला वाला केस होता है। और पैराबोला की कंडीशन में हम कौन सा वाला यहाँ पे बनाने वाले हैं, ये। ठीक है, तो देख लेना, यहां पर v लिखा है, यहां कैपिटल V लिखा है, तो आप यहां पर क्या ड्रॉ कर दें कि भाई ये आपका पैराबोला की कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो एकदम वेरीफाइड है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया जा रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि एक ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है बिटवीन U वर्सेस C, मतलब एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस की अक्रॉस ग्राफ बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको समझना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या फिर U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, तो देखो जरा, तो आप इसमें चेक करिए जरा, ये ग्राफ U वर्सेस C है, ठीक है ना, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं ऐसे चेक करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, और अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी और C के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे आएगा। अब आप ही मुझे बता दो कि ये ऐसा कर्व कहां बनता है, ऐसा कर्व ये बनेगा ना। तो ये कौन सा वाला केस है, जब चार्ज कांस्टेंट रखा जाए, जब चार्ज कांस्टेंट होगा तभी तो मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C बोलूंगा, है ना। और ये कौन सा कर्व है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली कौन सी कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट में ग्राफ जो बनता वो आपका कुछ इस तरह से हो जाता, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। अभी देखिए इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है कि फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद 1/r, वेयर इज द डिस्टेंस, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू चार्जेस Q1 एंड Q2 डिटरमाइन। तो देखो यहां पर जो है ना ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वर्सेस 1/r के बीच में। तो आपको बताना है, मतलब और दो चार्जेस Q1 एंड Q2 को रेफरेंस मान करके आपको बताना है कि इन दोनों के साइंस कैसे कैसे है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर ये Q पॉजिटिव हुआ तो फिर V भी पॉजिटिव आएगा, अगर Q नेगेटिव हुआ तो फिर V भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात। तो आप ये चेक करिए कि देखो ऊपर की साइड पॉजिटिव भी है, नीचे की साइड नेगेटिव भी है। तो देखो Q1 यहां पर बताया था ना Q1, तो ये Q1 कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर Q1 पॉजिटिव है तभी तो पोटेंशियल पॉजिटिव आया, बात समझ में आ रही है ना, तभी तो पोटेंशियल कैसा आया, पॉजिटिव। तो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और Q2 कैसा है, नेगेटिव। तो Q1 कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और Q2 कैसा है, नेगेटिव। नाउ अब देखिए जरा यहां पर आपको देखना है विच ऑफ द टू चार्जेस हैज लार्जर मैग्नीट्यूड, दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो देखो अगर मैं यहां पर बताऊं कि भाई ग्राफ आपको ड्रॉ करना है 1/r और जो है इसके बीच में V के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा यहां से, अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो चार्ज मिलने वाला है आपको। तो चेक कर लो भाई, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है Q2 का, तो Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो Q2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, Q1 से, क्योंकि Q2 का स्लोप कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, बस इतनी सी बात आप इसमें याद रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका IIT एडवांस में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसके साथ साथ एम्स में एक बार पूछा गया है, और इस साल बोर्ड में आने के चांसेस के एज इट इज नहीं बनते, लेकिन इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है ना। नाउ तो अभी देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन इन डायग्राम। देखिए तो आपको V वर्सेस R इसमें बना के दिखा दिया है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है, पहली बात कि ये तो कंडक्टिंग स्फीयर के वाला केस बन रहा है, या फिर कहोगे चार्ज शेल वाला केस बन रहा है। अब आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए कि सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बता दिया क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं ना कि रेडियस इसकी, कोई भी स्फीयर जो आपने कंसीडर किया हुआ है, इस स्फीयर की रेडियस आप मान सकते हो कितनी, R0।
तो अगर आर नॉट यानी कि सरफेस पर या सरफेस से छोटी जब डिस्टेंस होगी तो पोटेंशियल इतना बन रहा है, और सरफेस से बड़ी डिस्टेंस होगी तो दिखाया ना बड़ी डिस्टेंस, तो पोटेंशियल इतना बनेगा ना। तो हमें पता है कि भाई इस डायग्राम को देखकर कंडक्टिंग शेल वाला ये केस है आपका, कंडक्टिंग स्फीयर वाला। तो अब इस केस में जो ऑप्शन है वो कौन से करेक्ट हो सकते हैं? देखिए, टोटल चार्ज विद इन 2r0 इज q। देखिए, तो मान के चलिए आपने इसको कोई भी चार्ज दिया होगा, आपने इसको कोई भी चार्ज दिया होगा, कितना चार्ज दिया से आपने कहा कि भाई मैंने इसको चार्ज दिया है q। ठीक, तो अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसकी जो रेडियस है वो इस r0 की डबल है, ठीक है, तो ये बताइए कि टोटल चार्ज क्या रेडियस बढ़ाने से बढ़ जाएगा क्या? भाई आप जैसे मान के चलो थोड़ा सा और बड़ा घेरा बना लो, तो जितना चार्ज इसके ऊपर है वो चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। तो टोटल चार्ज विद इन 2r0 इज q। बिल्कुल ठीक बात है, इतना ही रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर r लेस देन r0 इज 0। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर हम रेडियस के अंदर की बात कर रहे हैं तो 0 बता रहा है। चेक कर लेते हैं। तो याद रखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो 0 ही होगी, ठीक है। तो इसके इंटीरियर में यानी कंडक्टिंग शेल के इंटीरियर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 होती है। ये भी आपका इस अलग ऑप्शन से ही 4 ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, ये वाला ऑप्शन ठीक है। एट r इज इक्वल टू 0 अगर मैं बात कर रहा हूं एट r इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। या चलो ये गलत लिख दिया। एट r इज इक्वल टू r0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ये ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? तो देखिए जरा, इससे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कह रहा है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत है? आपने तो पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है, लेकिन वो कह रहा है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर 0 0 0 0, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ये फॉल करेगी, ठीक है ना, डिक्रीज होगी। तो ये बात ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि सडन चेंज नहीं होना चाहिए कहीं पे, लेकिन यहां पे सडन चेंज हो रहा है। 0 और 0 से सडनली मैक्सिमम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में डिसकंटिन्यूअस होती है सरफेस पे। हाँ, क्यों? क्योंकि सडनली ये मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है? देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है कि इस वाले केस में कोई भी चार्ज सरफेस के अलावा कहीं और नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, सारा का सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे। अगर इंटीरियर पे होता तो फिर जो है ये ग्राफ ऐसे क्यों बनता? फिर तो अंदर जो है पोटेंशियल बढ़ जाता ना। बस ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि भाई यहां से 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। इन चारों पॉइंट्स को आपको वर्बली याद होना चाहिए। सुन रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन आज का। और देख रहे हो, सीबीएसई 2019 में पूछा गया, आने के चांसेस फिर तो बनते ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज शोन इन फिगर नाउ। तो ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। देखिए, यहां पर v वर्सेस x का ग्राफ बनाया गया और आपसे कह रहा है कि आप e वर्सेस x का ग्राफ बनाएं। देखिए, v वर्सेस x का ग्राफ है ना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई v वर्सेस x, जब आप v अपॉन x करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर देखो, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन e इज इक्वल टू क्या होता है? हमने आज ही तो पढ़ा है अभी, dv अपॉन dx, लेकिन नेगेटिव। तो आप चेक करेंगे dv अपॉन dx क्या बताता है? स्लोप को बताता है, स्लोप, और नेगेटिव फॉर्मूले का है। तो अगर जो है स्लोप आपका पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव फॉर्मूले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव, ठीक है। और अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे चेक करो, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव,
और माइनस फॉर्मूले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, नेगेटिव। तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पर स्लोप कैसा, स्लोप पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, ये प्लस ई हो गई और ये माइनस ई हो गई। तो ये हो गया आपके पास ये माइनस ई, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद क्या हो गया कि ये यहाँ पर स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो मैंने क्या बता दिया, जीरो। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो चल रही है एक पॉइंट तक। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया 1 2, अब 2 से लेके 3 तक स्लोप कैसा है, स्लोप है आपका नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव बनेगी। कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी 2 से लेके 3 तक। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका E वर्सेस X ग्राफ हो गया। तो आज की इस वीडियो में जो भी हमने ग्राफ पढ़े ना, ये बाय गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। इनके अलावा आप अगर कोई भी ग्राफ नहीं भी करोगे ना इस चैप्टर से, तो आप आंखें बंद करके जा सकते हो। हाँ।